हेलो बच्चों। हम लोग बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए थे वेक्टर का। हम लोग कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, मतलब उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फिर एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये हम लोग निकाले थे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करें यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, है ना, यानी हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन, है ना। इस चीज को हम लोग देखें, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन जो है बेटा, जो हम लोग पढ़े, एडिशन, दो वेक्टर को जोड़ करके हम लोग एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे। तो इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें कि उस वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में, है ना, रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे हम लोग एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, है ना, कुछ पार्ट्स में। तो उसके लिए हम लोग देखें, जैसे अगर हम टू डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो हम लोग एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, वाई कंपोनेंट निकालते हैं। स्पेस में हम लोग काम कर रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो इस तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग इस चीज को सीखना है। इसका जरूरत क्यों पड़ता है? जरूरत ये पड़ता है, जैसे मान लो, सपोज कर लो कि एक ब्लॉक है यहाँ, समझना है केवल, एक ब्लॉक है और ये हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर एक फोर्स लगा देते हैं। अब आप देखेंगे कि ठीक है, ब्लॉक ऊपर नहीं उठा, लेकिन ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो यहाँ जो हम लोग फोर्स लगाए, है ना, इसका इफेक्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में है। हम फोर्स लगाए, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर सोचें तो इस पर कौन कौन सा फोर्स था। तो अगर हम इसके फोर्स की बात करें, जानकारी थोड़ा सा हो आपको, तो हम लोग कहते हैं कि वेट के कारण ये नीचे जाना चाहता है और ये सरफेस पर रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक सरफेस को कुछ फोर्स से प्रेस कर रहा है ना। तो सरफेस भी इस पर एक फोर्स लगा रहा है और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। जैसे ही हम ये फोर्स लगाए तो इस ब्लॉक को इधर आना चाहिए था, है ना। लेकिन हुआ क्या कि ब्लॉक इधर मूव कर गया, ऊपर नहीं गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लगाया गया यहाँ पर, इस फोर्स का इधर भी कुछ इफेक्ट था। हम तो फोर्स इधर लगाए थे, ब्लॉक को इधर लाना चाह रहे थे, लेकिन ब्लॉक इधर मूव कर गया। इसका मतलब ये है कि इस फोर्स का कुछ इफेक्ट इधर भी था। हो सकता है अगर हम फोर्स बहुत ज्यादा लगाएं तो ब्लॉक सरफेस को भी छोड़ दे और इधर की तरफ भी मूव कर जाए। इसका मतलब कि इस फोर्स का इधर की तरफ भी कुछ इफेक्ट था। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कहीं पर कोई फोर्स या किसी वेक्टर को हम लोग एक गिवन डायरेक्शन में देते हैं तो इसका इफेक्ट इसी डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो किस डायरेक्शन में, है ना, वो वेक्टर कितना इफेक्टिव है, मतलब उसका कंपोनेंट क्या है ना, उसका रिजॉल्व पार्ट क्या है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी वेक्टर तुम्हारा स्पेस में दिया हुआ है, ये कोई भी एक वेक्टर है, सपोज ये दिस इज वेक्टर ए, और आप चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में, मतलब इससे थीटा एंगल बनाते हुए, है ना, इस डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है। मान लो ये एक वेक्टर है और तुम चाहते हो कि इससे थीटा एंगल बनाते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या इफेक्ट है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि वेक्टर के टेल से पास करता हुआ जिस डायरेक्शन में हम लोगों को इसका कंपोनेंट फाइंड करना है ना, इसका रिजॉल्व पार्ट निकालना है, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके हेड से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हुआ,
है ना, और इसका टेल, इसको जोड़ने वाला जो वेक्टर मिलेगा ये, दिस इज कॉल्ड, है ना, कंपोनेंट ऑफ ओपी इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो अब हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पर इसका लेंथ निकालना है, ठीक है ना, तो आप इसका मैग्नीट्यूड आप जान रहे हैं, है ना। अगर हम कॉस थीटा यहाँ से ले लें, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू ये ओ क्यू, ओ क्यू का मॉड बाई ओपी का मॉड, है ना। इसका मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू का मॉड, हम लोग निकालना चाह रहे थे, तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ से, भाई ओपी का मॉड हमारे पास ए है, तो ओ क्यू का जो मॉड हम लोग यहाँ फाइंड किए, दिस इज ए कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ओपी, है ना, इन दिस डायरेक्शन। उसी तरह से किसी भी दूसरे डायरेक्शन में निकालना हो, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल, जिस डायरेक्शन में हम लोगों को कंपोनेंट निकालना था, है ना, उसके कोसाइन से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज कीजिए कि आप इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। सपोज कीजिए ये आर है, तो ये जो वेक्टर हुआ इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, ये एंगल अगर थीटा है बेटा, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट इसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहें ओ आर का मैग्नीट्यूड, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए कोसाइन ऑफ दिस एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, ए साइन थीटा। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे क्या कि हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम लोग किसी भी वेक्टर को ब्रेक करते हैं, किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट निकालते हैं, है ना, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि हम लोग अगर इसको इस पार्ट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर दिए, अब सोचें कि ये जो वेक्टर है ओपी, इसका कंपोनेंट, ये वेक्टर खत्म हो गया बेटा, ओपी वेक्टर को हमने क्या किया, यहाँ पर ओपी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख दिए, ओ क्यू वेक्टर और प्लस क्यूपी वेक्टर, और क्यूपी वेक्टर क्या हो गया हमारा, ओ आर वेक्टर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर। अब आपके पास जो ओपी था, ये जो वेक्टर है, ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया। ऐसे रिजॉल्व करने का एडवांटेज, हम किसी भी एंगल पर ऐसा हम काम कर सकते थे, तो ये कहता कि आप ऐसे क्यों नहीं किए, है ना, ऐसे कर करके ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते थे, है ना। हम लोग क्या करते कि ये एक वेक्टर लेते, ये एक वेक्टर लेते, यानी अगर ये एंगल थीटा लिए थे, इधर कोई भी एंगल हम अल्फा ले सकते थे ऐसे। तो इसमें और इसमें मतलब ऐसा हम क्यों नहीं किए, ऐसा इसलिए नहीं किए, ऐसा करने से एडवांटेज ये है कि अगर हम इसको इधर और इधर रिजॉल्व कर दिए, तो यहां देखें आप, इस पार्ट का अगर फर्दर कंपोनेंट आप सोचें इधर, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट हम लोगों को मिलेगा, इसलिए कि अल्फा प्लस थीटा एंगल मिल रहा है। मतलब कि अगर हम इधर रिजॉल्व करते हैं, तो ये रिजॉल्व पार्ट का इफेक्ट इधर भी होगा, और ये जो रिजॉल्व पार्ट है इसका इफेक्ट इधर भी होगा, है ना। क्यों, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर सोचें कि हम लोगों के पास ये एक वेक्टर है, कुछ भी 5 यूनिट का एक वेक्टर है, ये एंगल हम सपोज कीजिए 30 डिग्री लिए, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट अगर हम लेंगे, तो आप लिखेंगे 5 cos 30, इधर भी हम एक कंपोनेंट 30 डिग्री पर ही ले लिए, इधर भी लिखेंगे आप 5 cos 30। अगर हम इसको हटा करके सोचते हैं, है ना, अगर हम इस कंपोनेंट को सोचते हैं, तो इस कंपोनेंट का इधर कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए कि इसका अगर हम फर्दर इधर सोचे कंपोनेंट कितना है ना, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो इसका इधर हम अगर रिजोल्यूशन करें, तो हम लिखेंगे
5 cos 30 का cos 60, मतलब इधर जो रिजॉल्व पार्ट है उसका इधर भी इफेक्ट है, उसी तरह से इधर जो रिजॉल्व पार्ट है उसका इधर भी इफेक्ट है। लेकिन यहां आप देखें, अगर इसका इफेक्ट हम इधर लेना चाहते हैं, है ना, तो इसका अगर कंपोनेंट इधर लेंगे तो ये एंगल है टोटल 90, तो इसका कंपोनेंट अगर इधर लेंगे आप तो इसका कॉस 90 लिखेंगे, मतलब कॉस 90 जीरो हो जाएगा। यानी ये जो रिजॉल्व पार्ट का इफेक्ट इधर लेंगे तो जीरो हो जाएगा, इस रिजॉल्व पार्ट का इफेक्ट इधर लेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो उसका एडवांटेज ये है कि ये कंपोनेंट इससे इंडिपेंडेंट है, ये कंपोनेंट इससे इंडिपेंडेंट है। मतलब कि इधर की तरफ इसका इफेक्ट लेना है तो इसको देखने का जरूरत नहीं है, इधर की तरफ इसका इफेक्ट लेना है, इस वेक्टर का इधर की तरफ कितना इफेक्ट है तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, रिजोल्यूशन हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। और अब यहां पर देख रहे हैं आप, जिधर हम लोग कंपोनेंट, जिधर एंगल बन रहा है उधर अपना कोसाइन कंपोनेंट, और उसका परपेंडिकुलर वाला क्या हुआ, साइन कंपोनेंट। देखिए आप, हम लोग क्या लिखे, इसको हम लोग लिखे ए कॉस थीटा और इसको हम लोग लिखे ए साइन थीटा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आर्बिट्ररी किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोगों को कंपोनेंट लेना है तो क्या करेंगे कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है वो साइन ऑफ द एंगल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप देखें, जैसे मान लो हम एक ही कंपोनेंट की बात करते हैं, यहां हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और देखें यहां पर कि ये एंगल 60 डिग्री पर इधर इसका कितना इफेक्ट है, इसका इधर कितना इफेक्ट है, तो हम यहां लिखेंगे 10 न्यूटन का कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, यानी ये 5 न्यूटन। इस फोर्स का इधर जो इफेक्ट होगा वो 5 न्यूटन होगा, है ना। अगर हमको कोई कहे कि इस फोर्स का इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पर कितना इफेक्ट है, तो आप लिखेंगे 10 न्यूटन कॉस 30 डिग्री, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना, 10 न्यूटन कॉस 30 √3/2, 5 √3 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में अगर हम इसका इफेक्ट देखना चाहें तो कितना है, 5 √3 न्यूटन है ना। अगर कोई कहे कि नहीं आप इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालिए, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे ये एंगल कितना है, ये 60 है ना, ये 120 है। तो इसका अगर हम कंपोनेंट बेटा इधर कहें तो लिखेंगे 10 न्यूटन कॉस 120 डिग्री, यानी माइनस, है ना, 5 न्यूटन। कॉस 120 -1/2, तो -5 न्यूटन। मतलब कि इसका इफेक्ट इधर की तरफ है, इधर की तरफ ले रहे हैं इसलिए ये निगेटिव। आप देखिए इधर 5 न्यूटन था तो इस डायरेक्शन में अगर उसको लिखेंगे तो -5 न्यूटन लिखेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, ये जो हम लोग यहाँ पर प्रोसेस किए, हम लोगों को ये समझना है कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों को वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है ना, हम लोग क्या करेंगे कि वो डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को साइन ऑफ द एंगल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और हमेशा वेक्टर का जब प्रॉब्लम बनाने में हम इसका रिजोल्यूशन करते हैं तो रिजोल्यूशन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं और उस वेक्टर को भूल जाते हैं और उसके बाद वो दोनों कंपोनेंट को लेकर के हम लोग काम करते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ मिला। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल और आगे दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप सारे लोग समझेंगे। सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक 10 kg का एक ब्लॉक है ना, यहाँ रखा गया है स्मूथ सरफेस पर, और हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री एंगल पर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं और आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि एफ का वैल्यू बताओ जिससे कि ये ब्लॉक सरफेस छोड़ दे, है ना।
what should be the value of F so that block may leave the surface. तो यहां देखें बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं फोर्स इधर लगा रहे हैं, इस ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट करने के लिए आप जान रहे हैं 10 kg, तो इसका वेट mg यानी 10g नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। तो अगर हम ऐसे ही बिना किसी नॉलेज के ऐसे ही सोचे, हम लोग कहेंगे कि मान लो ये फोर्स नहीं है तो क्यों ये नीचे नहीं जा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये सरफेस भी इस पर एक फोर्स लगाता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो जो बच्चा पढ़ा उसको पता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। सरफेस पर आप खड़े हैं या किसी बॉडी को रखे हैं, तो आप किसी फोर्स से सरफेस को प्रेस कर रहे हैं, है ना, तो सरफेस भी क्या कर रहा है ना, ब्लॉक पे या बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं है तो हम कहेंगे कि ये दोनों फोर्स इक्वल है ना। एम कितना है भाई, तो आप कहोगे 10g है, 100 न्यूटन है ना। लेकिन जब हम ये फोर्स लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, अब हम लोग देखें फोर्स इधर लग रहा है, हम लोग इसका इफेक्ट कैसे डील करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दें। इधर एक कंपोनेंट हम लेंगे, ये हो गया हमारा एफ कॉस ऑफ 53, और अगर इधर लिखें तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो एफ ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो आप लिख सकते थे एफ कॉस 37 डिग्री, है ना। और 90 डिग्री पर हम लोग एक और चीज सीखे थे, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एफ साइन 53, दोनों लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू एक ही है। तो अब अगर हम सोचें कि इसको ऊपर उठाना है, तो अगर सरफेस से ये उठता है तो सरफेस से ब्लॉक का कांटेक्ट टूट जाएगा। टूटने का मतलब है कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये फोर्स हमेशा तब तक रहेगा जब तक कि दोनों के बीच में कांटेक्ट है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर ये मान लो इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, एन प्लस एफ कॉस 37, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है 10g, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नहीं जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, ये दिया गया। और अब हम लोगों को इसको भूल जाना है, ये इसका दो पार्ट हो गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एडवांटेज क्या है कि जब हम वर्टिकल डायरेक्शन देख रहे हैं तो इसको सोचने का जरूरत नहीं है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं तो इसको सोचने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसका इधर की तरफ अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल इसके साथ 90 डिग्री बन जाएगा, तो इसका कंपोनेंट इधर जीरो हो जाएगा और इसका कंपोनेंट इधर जीरो होगा। कंपोनेंट जीरो होने का मतलब कि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसका इधर की तरफ कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इस डायरेक्शन में जो भी कोई फोर्स है उसका इधर की तरफ कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नॉर्मली प्रॉब्लम बनाने में हम लोग क्या करते हैं, है ना, जो वेक्टर है उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, और तब हम लोग उस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हम लोग, ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 90 डिग्री पर ही करें, लेकिन 90 डिग्री से हमारा एडवांटेज क्या है कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। इस डायरेक्शन में काम करना है ये कंपोनेंट ये फोर्स, इस डायरेक्शन में काम करना है तो ये फोर्स हम लोग देखेंगे। तो अब यहां से अब क्या कह सकते हैं, सरफेस छोड़ दे, तो सरफेस छोड़ दे उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ये कांटेक्ट फोर्स है, जब तक कांटेक्ट होगा तब तक ये फोर्स होगा। एक चीज और आप देख रहे हो कि अगर हम ये फोर्स बढ़ाते हैं, इधर ये फिक्स है ना, ये एंगल फिक्स है, तो ये फोर्स घटेगा जैसे जैसे हम लोग, है ना, ये फोर्स हम बढ़ाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे, है ना, सरफेस जो इस पर फोर्स लगा रहा है सरफेस पर भार कम पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप सोचते हैं, जैसे मान लो मडी ग्राउंड है, इस पर एक ब्लॉक को हम रखते हैं, ये नीचे धंसने लगता है ऐसे, लेकिन ऊपर से आप एक स्ट्रिंग से इसको अगर थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगा दो, है ना, तो देखो कि जो जिस रफ्तार से ये नीचे जा रहा था, है ना, वो जो है नीचे जाने का रफ्तार कम हो गया या फिर इसका धंसना बंद हो गया, है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि सरफेस
जितना फोर्स लगा रहा था, जैसे मान लो हम इस ब्लॉक को रखे और ये ब्लॉक नीचे चला गया, मड में चला गया, तो हम लोग कहेंगे कि जितना रिएक्शन फोर्स सरफेस को देना चाहिए था, है ना, जो कितना देना चाहिए था, mg देना चाहिए था, जिससे कि ये नीचे नहीं जाता, तो रिएक्शन कम है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक फोर्स स्ट्रिंग से, है ना, धागे से ऊपर की तरफ लगा दिए, है ना। अब क्या हुआ, ये फोर्स प्लस नॉर्मल दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर सकता है। तो इस फोर्स का अगर हम एक सफिशियंट वैल्यू दे देंगे तो इसको, इसका नीचे जाना जो है वो बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ये सरफेस छोड़ रहा है तो एन का वैल्यू हम जीरो कर देंगे, है ना, और अगर एन जीरो कर देते हैं तो एफ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम इसलिए दिए कि कोई भी वेक्टर का इफेक्ट, है ना, अगर हम लोगों को जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उधर नहीं देखना है, दूसरे डायरेक्शन में देखना है, तब हम उस वेक्टर को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, है ना। और जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट देखना होता है उसको हम लोग दूसरे कंपोनेंट को बिना देखे डील कर सकते। तो ये हमारा तरीका हुआ कि कैसे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व करेंगे। ये प्लेन में लिए बेटा, स्पेस में भी ले सकते थे। स्पेस में हम जानते हैं वेक्टर का एंगल अल्फा बीटा गामा निकालते हैं, और वहां पर सीखे थे x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। तो ये क्या था, आर का कंपोनेंट था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी रिजोल्यूशन था उसका, है ना। उसी तरह से y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, z इज इक्वल टू आर कॉस गामा, है ना। तो ये सब क्या था, ये आर का स्पेस में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट था, है ना, उसका रिजोल्यूशन था, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा हम करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है। अगर हम लोग आर को तीन पार्ट में रिजोल्व कर दिए, हमको देखना है एक्स एक्सिस में, है ना, इसका क्या इफेक्ट है ना। तो हम लोगों को अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग इफेक्टिव है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग इफेक्टिव है ना। और अगर हम दूसरे एंगल पर रिजॉल्व करेंगे तो इंडिपेंडेंटली हम लोग उसको डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम रिजॉल्व किए हैं उसका भी पार्ट उधर इफेक्टिव होगा। इसलिए जनरली आप देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके और उसके सम के रूप में हम लोग वेक्टर को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। इस पर हम कुछ और चीज आपको सिखा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन भी है और कंसेप्ट भी है। एक तो चीज ये सीखे आप कि कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे जिससे कि एक कंपोनेंट का इफेक्ट दूसरे डायरेक्शन में नहीं। जैसे आप देखो बेटा, हम लोग सपोज कीजिए जो हम लोग पढ़ते थे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाले थे ये। इधर ए था, इधर बी था, ये एंगल थीटा, ये था। आर को हम लिखते थे ए प्लस बी, ऐसा लिखते थे। ये और ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालते थे, हम लोग निकालते थे आर। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको आर दिया हुआ है और ये एंगल अल्फा और ये बीटा दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ए और बी का रिजल्टेंट, है ना, आर है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, और रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है और बी के साथ बीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको अब ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहां पर दे दे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, है ना। यहां पर एक क्वेश्चन है इस तरह से, इफ वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर, दैट इज mod r is given and alpha and beta are known, find mod of a
एंड मॉड ऑफ बी, ये निकालना है। ऐसा मान लो इस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहेंगे, थ्योरी भी एक तरह से, मतलब ऐसी चीज को हम लोग कैसे डील करें। हम लोग देखे ए और बी दिया हुआ है तो आर निकाल लिए, अल्फा निकाल लिए, बीटा निकाल लिए। लेकिन इसका रिवर्स, अगर आर का मैग्नीट्यूड दे दिया गया, अल्फा बीटा दे दिया गया, तो ए और बी कैसे निकालें। तो ऐसा जब भी हम लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम मिले, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आर है ना, इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो कैसे करते हैं देखिए, सब सपोज कीजिए, समझिए इसको अच्छे से, कि हम लोग फिर यहाँ देख रहे हैं, पूरे अच्छे से समझेंगे इसको, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये आर था, ये एंगल अल्फा था। हम लोग को क्या करना है बेटा, आर को इधर रिजॉल्व करना है, और इधर वाला जो रिजोल्यूशन है, जो कंपोनेंट है, वो है ए, और इधर जो रिजॉल्व करेंगे वो जो कंपोनेंट है वो है बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, इधर ए था और इधर था बी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिजोल्यूशन कर रहे हैं। इधर ए था, तो इसका अगर हम लोग रिजोल्यूशन कर दें इस डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा, इसका इसका रिजोल्यूशन। और दूसरा हम लोग ले रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट लिए इधर ए कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट हम लोग इधर लिए ए साइन अल्फा। ठीक है। उसी तरह से इधर बी था बेटा, ये वेक्टर हमारा इधर बी था, इधर ए था। बी का हम लोग इधर एक कंपोनेंट ले लिए, तो हम लोग क्या लिखे, बी कॉस बीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ले, तो ये हो गया बी साइन बीटा। थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्या क्या हम लोग किए, इस फिगर में भी आप कर सकते हैं। ये जो वेक्टर था ये ए था, तो इसको हम दो पार्ट में, क्योंकि इसका और इसका ये रिजल्टेंट है, तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग लिए इधर, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट लिए इधर, तो ए का कंपोनेंट अगर हम इधर ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए कॉस अल्फा, इस लाइन पर याद रखिए, ए कॉस अल्फा। और दूसरा कंपोनेंट हम लोग क्या लिए, इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो इधर ए कॉस अल्फा, इधर ए साइन अल्फा। दूसरा इसका हम लोग क्या किए, इसका एक कंपोनेंट हम लोग लिए इस लाइन पर, ठीक है। तो ये हो गया बी कॉस बीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो ये बी साइन बीटा। अब यहां पर गौर कीजिएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पर है, इसका मतलब कि इसके परपेंडिकुलर कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, ध्यान रखना है। ये दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पर है, इसका मतलब वेक्टर अगर इस लाइन पर है, तो वेक्टर का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होता है। वेक्टर अगर रिजल्टेंट वेक्टर ये है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी इस लाइन पर इफेक्ट हमारा जीरो आएगा। मतलब इसका वेक्टर सम और इसका वेक्टर सम जीरो, ये अपोजिट है बेटा। तो अपोजिट है, इसका मतलब बी साइन बीटा और ए साइन अल्फा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर आफ्टर रिजोल्यूशन हम लोग क्या किए, यहाँ पर स्टेप हम लोग क्या था, रिजॉल्व ए एंड बी along R and perpendicular to R, रिजॉल्व कर दिया हम लोग। देन अब क्या मिलेगा हम लोगों को, इस लाइन पर कंपोनेंट कितना मिला, बी कॉस बीटा प्लस ए कॉस अल्फा। तो इस लाइन पर हम लोग को मिल गया, है ना, ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा। और ये है कितना, तो ये हम लोग पता है कि आर दिया हुआ है, तो ये है आर। तो एक इक्वेशन बन गया यहाँ पर। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा, मतलब जितना इस साइड उतना ही इस साइड, यानी हम लोग
एंड दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोगों को, बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोग को ए एंड बी। तो ए एंड बी में दो इक्वेशन हमारा आ गया। तो अब हम लोग क्या करें, यहां से ए का वैल्यू यहां डाल दें या बी का वैल्यू यहां डाल दें, ये काम आप अपने से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी एक का वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन वन फ्रॉम टू, तो अगर हम ए का वैल्यू रख दें तो बी निकल जाएगा, बी का वैल्यू रख दें तो ए निकल जाएगा। आप रख करके देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है यहां पर देख लीजिए बी साइन बीटा बाई साइन अल्फा। तो बी साइन बीटा बाई साइन अल्फा, है ना, ए का वैल्यू रख दिए, इंटू कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू आर। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अपने सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या मिल रहा है देखिए, बी को कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, यहां पर है कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा और बाई साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू आर। अब आप देख लीजिए, आप बी निकाल सकते हैं यहां से। आप यहां देखो बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, एक स्टेप और लिख सकते हैं, बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन अल्फा, है ना, दिस इज इक्वल टू आर। और यहां से बी का वैल्यू निकल गया, आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से अगर आप ए निकालना चाहते हो, देखो यहां पर हम लोग किया कि बी का वैल्यू निकालो, आर, बी का वैल्यू, इसका वैल्यू हम निकाले, तो देखो आर में इस एंगल के साइन से मल्टीप्लाई किए, है ना, और नीचे दोनों एंगल के सम के साइन से डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से अगर ए निकालना है तो देखोगे तुम, आर यहाँ साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से अगर रिजल्टेंट दिया हुआ है और ये दोनों एंगल दिया हुआ है तो ए और बी निकाल सकते हैं, ए और बी दिया हुआ है ना, ये दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा काम, और ये प्रोसेस बहुत काम का है, इस पर हम एक दो क्वेश्चन और अभी समझाएंगे आपको। इसमें रूल क्या है कि जो दो पार्ट निकालना है उसको, एक इसका इसका रिजोल्यूशन कीजिए, एक रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, दूसरा उसके परपेंडिकुलर, इसका भी रिजोल्यूशन कीजिए इस डायरेक्शन में और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप जीरो कर दीजिए, है ना। तो जीरो करने का मतलब है जितना इस साइड उतना ही इस साइड, और ये दोनों का सम इसके इक्वल कर दीजिए। तो इस तरह से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम एक दो क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, इसको आप पहले समझ के बना लीजिए। तो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जाते हैं, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में इसका जरूरत पड़ता है। एक छोटा क्वेश्चन है जिसमें कि मान लो रिवर बोर्ड प्लेन का प्रॉब्लम है, विंड का प्रॉब्लम है, सब मिलेगा। सपोज कर लो कि एक रिवर है जो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, और एक बोट है जिसको ये एंगल हम कुछ भी ले लेते हैं 37 डिग्री, एक बोट को ए से बी पर जाना, ये पाथ है बोट का, ए से बी जाना।
रिवर इधर फ्लो कर रहा है, बोट को इधर जाना है। कहता है कि एट व्हाट एंगल विथ ए बी boat should head so that it may move along AB if velocity of boat relative to water is 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन है, मतलब फ्लो वेलोसिटी रिवर का इधर है 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि बोट को किधर हेड कराना चाहिए जिससे कि बोट इस लाइन पर चले। तो अगर ये फ्लो नहीं होता तब तो बोट इधर ही जाता, लेकिन फ्लो है, इसका मतलब है कि बोट को इधर की तरफ आना पड़ेगा। अगर बोट का वेलोसिटी हम v लिखते हैं या v b कर देते हैं और ये एंगल थीटा कर देते हैं, इसका मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट इस लाइन पर जा रहा है। बोट अपने इधर हेड कर रहा है अपना, इसका इफेक्ट इधर है, एफर्ट इधर है और फ्लो इधर ले जा रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट बेटा इस लाइन पर जाना चाहिए। तो वही केस हो गया, ये एक वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर ये है जिसका कि रिजल्टेंट इस लाइन पर जाना। तो अब आप आसानी से, जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे कि इसका रिजोल्यूशन कर दीजिए। इसका रिजोल्यूशन अगर हम इधर करते हैं तो इधर होगा वी बी कॉस थीटा, अपने से कीजिए वी बी कॉस थीटा, यहां पर कंपोनेंट ऑफ वी बी along द पाथ, हम यहां लिख रहे हैं वी बी कॉस थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ वी बी परपेंडिकुलर टू पाथ, वी बी साइन थीटा। दूसरा काम करना था, इसका कंपोनेंट लेना था, कंपोनेंट ऑफ फ्लो कंपोनेंट ऑफ फ्लो along पाथ। तो आप लिखेंगे 2 cos 37 और कंपोनेंट ऑफ फ्लो परपेंडिकुलर टू पाथ, कंपोनेंट ऑफ फ्लो परपेंडिकुलर टू पाथ, 2 sin 37। अब आप देखिए परपेंडिकुलर, इधर ये इस फ्लो का एक पार्ट इधर लिए, दूसरा हम लोग इधर लिए परपेंडिकुलर, और वीबी का एक पार्ट इधर लिए, दूसरा पार्ट हम लोग इधर लिए। इधर वाला आया 2 sin 37 और इधर आया वीबी साइन थीटा। अभी आप सीखे कि रिजल्टेंट ये है, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0, मतलब ये इज इक्वल। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या था कि इस लाइन पे जाना है, तो हियर हम लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 sin 37 और वी बी हमारा था बेटा 5, 5 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 sin 37 इज 3/5। तो साइन थीटा निकल गया।
6/25। थीटा का हम लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6/25। तो इस एंगल पर अगर ये स्विम करेगा या बोट इस एंगल पर जाएगा तो अपना बोट का हेड इधर होना चाहिए, है ना। तो फ्लो उसको बहा करके इधर इस तरह से लाएगा कि उसका रिजल्टेंट पाथ ये बनेगा। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अब इधर की तरफ अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी कितना होगा, तो इधर की तरफ हम लिखे थे वी बी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट था 2 cos 37। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ बोट along द पाथ, तो along द पाथ मिल गया हम लोग को, दोनों वेलोसिटी ऐड कर देंगे। v cos थीटा मैंने वी बी cos थीटा प्लस 2 cos 37। वी भी हम लोग को 5 था, और cos थीटा यहां से निकाल लेंगे बेटा, साइन थीटा 6/25, तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, है ना, और प्लस 2 cos 37 4/5, है ना। इसका वैल्यू हम साइन थीटा का रख देंगे और वेलोसिटी हम उस डायरेक्शन में निकाल लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को बहुत जगह जब हम लोग काइनेमेटिक्स करने लगेंगे तो मिलेगा, है ना। ये विंड वाला भी क्वेश्चन हो सकता था, विंड और प्लेन, कि एक प्लेन को इधर जाना है, यहां से यहां जाना है, और इधर से इधर तेज हवा चल रही है, तो उसको किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल इधर इस डायरेक्शन में हम लोग प्लेन को फ्लाई करा देंगे, है ना, और इस डायरेक्शन में प्लेन को फ्लाई करा करके इधर वाला कंपोनेंट और विंड का इधर वाला कंपोनेंट दोनों को हम लोग इक्वल कर, हम एक और क्वेश्चन देंगे इस पर अभी। ये ईस्ट है, प्लेन को सपोज कीजिए कि जाना है ओ से पी जाना है, और ये डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, और ये एंगल दिया हुआ है, सपोज कीजिए कुछ भी हम एंगल दे देते हैं 53 डिग्री, और विंड ब्लो कर रहा है बेटा इधर, विंड ब्लो कर रहा है ना, भी विंड, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये 25 मीटर पर सेकेंड से इधर विंड ब्लो कर रहा है, और प्लेन जो है प्लेन कैन फ्लाई विथ 500 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर। हवा अगर शांत होता तो इस वेलोसिटी से वो मूव करता। तो कहता है कि एट व्हाट एंगल विथ ओपी, क्वेश्चन ये है, एट व्हाट एंगल विथ ओपी प्लेन शुड हिट एंड कैलकुलेट टाइम टेकन बाय प्लेन इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने से, हम 2 मिनट समय देंगे, एंगल बताएंगे कि कितने एंगल पर वो हेड करेगा जिससे कि वो इस लाइन पर चले। तो फिर बेटा हम लोग वही काम करें, ये विंड है, प्लेन को हम इधर मूव करा देते हैं, वी प्लेन, और ये एंगल हम ले रहे हैं थीटा। इधर का कंपोनेंट जो हम दो दो कंपोनेंट लेते थे, एक इस लाइन पर और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। तो इधर अगर हम कंपोनेंट लेंगे वीपी का,
तो ये VP cos थीटा, और इधर हम अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये VP sin थीटा, और इधर विंड का कंपोनेंट, तो विंड का अगर हम इधर कंपोनेंट लेते हैं तो V विंड sin 53, और इधर अगर हम कंपोनेंट लेते हैं विंड का तो V विंड cos 53। और रूल अभी सीखे, इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट को कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सब लोग समझेंगे इसको। हियर VP sin थीटा इज इक्वल टू V विंड sin 53। अगर यहाँ देखें VP हमारा कितना है, तो V प्लेन है, अब हाँ V प्लेन, प्लेन कैन फ्लाई 500 मीटर, ये 500 बेटा साइन थीटा। V विंड है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 साइन 53 4/5। तो आप यहाँ पर फिर गौर करें, 5 5 जा, तो साइन थीटा का वैल्यू जो आ गया है ना 20/500, यानी 1/25 साइन थीटा मिल गया। अब हम लोग देखें, एंगल निकल गया कि कितने एंगल पर जाना चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/25, ये निकल गया। और अब कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इधर की तरफ हम वेलोसिटी निकाल लें, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग द पाथ कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग द पाथ, मतलब एक्चुअली रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ये दोनों का सम VP cos थीटा प्लस V विंड cos 53 डिग्री, VP 500 और cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/625, है ना, और प्लस V ये 25 और cos 53 3/5, ये दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, ये ऑलमोस्ट बेटा 1/2 625, ये ऑलमोस्ट 500 ही रह जाएगा, है ना। तो ये और प्लस ये दोनों को ऐड, ये बहुत छोटा आएगा, 625 माइनस 1 624/625 ऑलमोस्ट 1, यानी ये जो है ऑलमोस्ट जो ये वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 प्लस 15, यानी ये 515 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1000 किलोमीटर। टाइम निकालने के लिए ये डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, वो किलोमीटर में है, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करके इससे डिवाइड कर देंगे, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन हम लोगों को सीखना है कि कैसे हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ने लगेंगे डायनामिक्स में इसका बहुत जरूरत है हम लोगों को, फोर्सेज, तो फोर्सेज का हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं, है ना। सब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सारे फोर्स को टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रिजोल्यूशन हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम लोग उसको रिजॉल्व करें। तो हम समझते हैं सारे लोग रिजोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, और रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन कैसे करना है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पर सीख लिए। यहाँ पर ये कैसे लिखे, तो आप यहाँ देखिए 625 माइनस 1 624/625 ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा, इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट 500 रखे, और ये 15। हाँ, अगर ये वैल्यू ज्यादा बड़ा आता, मतलब छोटा आता 1 से, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख करके सॉल्व। हम एक क्वेश्चन और यहाँ बताते हैं, काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रिवर फ्लो कर रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक बोट को किस लाइन पर जाना है ए से बी, तो ऑब्वियसली उसको इधर की तरफ हेड करना पड़ेगा, भी बोट दिया हुआ बेटा, भी बोट रिलेटिव टू वाटर,
वो दिया हुआ है, सपोज कर लो 4 मीटर पर सेकेंड। कहता है ये एंगल बताइए जिससे कि बोट लाइन ए बी पर मूव करे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फाइंड एंगल थीटा सो दैट बोट में मूव परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग। भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और फ्लो वेलोसिटी रिवर का दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल बताना है जिससे कि बोट इस लाइन पर जाए। ये रिजल्टेंट पाथ हम लोग को दिया हुआ बेटा, ये रिजल्टेंट पाथ है। ये हमारा रिजल्टेंट पाथ है। तो हम लोग क्या करते थे, इस वेलोसिटी को पाथ के एलोंग और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते थे। इधर आप लिखेंगे वी बी कॉस थीटा, और इधर लिखेंगे वी बी साइन थीटा। और इस वेलोसिटी को भी पाथ के लॉन्ग और पाथ के परपेंडिकुलर, तो पाथ के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इधर तो इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, 2 cos 90 हो जाएगा, है ना। और इधर 2 sin 90 तो 2 ही रहेगा। तो इधर वाला कंपोनेंट को इससे क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो इसके लिए यहां पर क्या करेंगे, वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर वाला कंपोनेंट तो 2 ही रह गया, ये 2 हो गया। तो वी बी हमारा 4 था, तो 4 sin थीटा दिस इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आसानी से बना दिया। कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले हम लोगों को, तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हेलो बच्चा लोग, और बच्चा लोग कौन कौन, एक क्वेश्चन हम और यहाँ दे रहे हैं बेटा। बोट को इस पाथ पे जाना है ए से बी, और सपोज कीजिए फ्लो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और बोट जो है 10√3 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है। तो आप थीटा बताइए जिससे कि बोट इस लाइन पर जाए। थीटा बताना है जिससे कि बोट लाइन ए बी पर जाए। फिर वही करेंगे, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए इसमें ऐसे, इसका कंपोनेंट इस लाइन पर लेंगे, तो आप लिखेंगे 10√3 cos थीटा, और इधर लिखेंगे तो लिखेंगे 10√3 sin थीटा। इधर देखिए इसका कंपोनेंट इधर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 5 cos 30 सॉरी 60 डिग्री, और इधर लिखेंगे तो 5 sin 60 डिग्री। और इसको इक्वेट कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इसलिए कि हमको इस लाइन पर वेलोसिटी नहीं चाहिए, वेलोसिटी इधर चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10√3 sin थीटा दिस इज इक्वल टू 5 sin 60 √3/2। अब देखिए √3 हम लोग काट दिए, 5 2 जा, तो साइन थीटा हम लोगों को जो मिल गया वो मिल गया 1/4, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। तो इस तरह से हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए इधर की तरफ वेलोसिटी पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, कॉस साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ डाल देना है, इधर की तरफ हमारा वेलोसिटी मिल गया। अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग रिजोल्यूशन का यूज करेंगे। तो अगले क्लास में बेटा हम लोग करेंगे आपका ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ओके।